नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है द मर्डर मिस्ट्री विद घोस्ट। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की द मर्डर मिस्ट्री विद घोस्ट पार्ट 1। आप सब कभी ना कभी किसी फैक्ट्री या कारखाने में ज़रूर गए होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज कई शताब्दियों तक रहा है। इस बीच अंग्रेज़ों ने भारतीयों की क्रूरता के सभी हदें पार की और इंसानों को जानवरों की तरह नीलाम करना शुरू किया। इसी के कारण कई लोग मर गए और वो कभी घर लौटकर नहीं आए। मंगोलपुरा जिस गांव की स्थापना अंग्रेजी आक्रमण से पहले मंगोल आक्रमण के दौरान हुई है, उस गांव में बनी वो अकेली फैक्ट्री सदियों से किसी का इंतजार कर रही थी। आखिर क्यों जीर्ण शीर्ण और टूटी फूटी फैक्ट्री अपने आखिरी दम तक किस ताकत के बलबूते पर खड़ी रही और कैसे उसने अपना इंतकाम लिया, जानिए इस कहानी में। 20 दिसंबर की सुबह, बिजनौर। अच्छा, अब तूने पूरा मन बना लिया है कि तू अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएगा। हाँ बापू, ऐसा कहकर यजमान अपना मुंह फुलाकर घर से निकला। यजमान निम्न साधारण परिवार से ताल्लुकात रखने वाला एक असाधारण लड़का था। कुछ महीनों पहले उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और वो काम की तलाश में था। काम को लेकर वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसको आगे चलकर क्या करना है। वो हर किसी के कहे अनुसार काम कर देता था, पर उसे अपनी असली मंजिल का कोई अनुमान नहीं था। यजमान के पिता की मासिक आय भी बस घर चलाने के योग्य थी। उसकी माँ की मौत बहुत पहले हो चुकी थी और उसके पिता ही उसके सुख और दुख का एकमात्र सहारा था। यजमान चाहता था कि वो अपने पिता की तरह काम करे, इसलिए उसने अपने दोस्तों को नौकरी की तलाश में लगाया था। यजमान अपने घर से निकलकर अपने दोस्त के तारकक्ष के घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी पीछे से उसके दोस्त की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। यजमान, ओ यजमान, सुन, तुम्हारे लायक एक नौकरी मुझे मिल गई है। यजमान ने जब इस आवाज़ को सुना तो एकदम पीछे की ओर मुड़ गया। उसकी आंखों के सामने उसका दोस्त ताराक्ष खड़ा था। तब उसने ताराक्ष को देखा तो उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। यजमान, कहो ताराक्ष। ताराक्ष, मुझे तुम्हारे लिए एक बढ़िया काम मिल गया है। यजमान, हाँ बताओ। ताराक्ष, तुम्हें बिजनौर के सेठ विक्रम लाल के यहाँ नौकरी मिल सकती है। काम बहुत सरल सा है। तुम्हें उसके पास मुंशी की जगह हिसाब किताब करना होगा। यजमान, ठीक है, बताओ वो सेठ जी कहाँ मिलेंगे। तारक्ष, वो हमको मिलेंगे हाईवे के पास वाली चाय की टपरी पर। यजमान, ये कैसा सेठ है, भला चाय की टपरी पर कौन मिलता है। तारक्ष, वहीं जाकर देखते हैं। बता कब चलेगा। यजमान, कल सुबह ही चलते हैं। तारक्ष, ठीक है, तैयार रहना, बाकी मैं देख लूँगा। यजमान कहता है अपने घर की ओर निकल गया। उसके दोस्त ने अपना मोबाइल निकाला और विक्रम सेठ के बेटे को फ़ोन किया। हेलो हैरिन। हाय। तारक्ष सामने से आवाज़ आई। हैरिन, मेरा एक काम कर सकते हो क्या। हैरिन, हाँ। तारक्ष, कहो। तारक्ष, मेरा एक दोस्त को जॉब की तलाश है, क्या तुम कर सकते हो। हैरिन, रुको, सोचता हूँ। कुछ देर के मौन के अचानक से आवाज़ आई। हाँ, एक पोस्ट खाली है, हमारे रुई कारखाने में अकाउंटेंट का पद खाली है। अगर तुम्हारा दोस्त चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। तारक्ष, धन्यवाद। हैरिन, हैरिन, बस उसे सुबह चाय की टपरी पर लेते आना, मैं वहीं मिलूँगा। तारक्ष, ठीक है। हैरिन से बात करने के बाद तारक्ष ने यजमान को फ़ोन घुमाया और उसे सब कुछ बता दिया। यजमान ने तारक्ष को कहा, ठीक है, कल सुबह ही हम उस चाय की टपरी पर चलेंगे और बात करेंगे। अगली सुबह चारों तरफ घना कोहरा छाया था। हाईवे के किनारे एक चाय की टपरी पर कुछ लोग उतरे। चाय की टपरी का मालिक रंजन यह सब गौर से देख रहा था। उनमें से एक ने आवाज़ लगाई, भैया 4 कटिंग स्पेशल वाली चाय वाला। जी भैया, अभी लीजिए। चाय वाले ने लड़के के हाथ में चाय के 4 गिलास पकड़ाए और उसे उस डेस्क पर रखने को कहा जहाँ वे 4 लोग बैठे थे।
उस लड़के ने चारों गिलास उस मेज पर रख दिए और खुद दूसरा काम करने लगा। मेज को घेर कर बैठे चारों ने अपनी जैकेट की जेब से हाथ निकाला और गरम गरम चाय के गिलासों को उठाकर अपने दोनों हाथों के बीच में दबा दिया और फिर गरम गरम चाय की चुस्कियों का आनंद उठाने लगे। तभी उनमें से एक ने कहा, क्या वो हमारे साथ बात करने यहाँ तक आएगा? दूसरे ने उसका उत्तर दिया, हाँ जरूर आएगा वो। तभी चाय की टपरी पर काले रंग की गाड़ी रुकी। उस गाड़ी के शीशे पूरी तरह से काले रंग के थे। एक कोट पैंट पहने सूट बूटधारी आदमी गाड़ी से उतरा। वे चारों अपनी जगह से उठे और आपस में बुदबुदाने लगे। तो यही है बिजनौर के जाने माने सेठ विक्रमलाल। उनमें से एक ने दबी आवाज में कहा, हाँ यही है, चलो फिर सौदे की बात करते हैं। चारों ने विक्रम सेठ से हाथ मिलाया और उनमें से एक ने अपनी जेब में से एक सफ़ेद रंग की छोटी थैली निकाली और विक्रम सेठ को थमा दी। विक्रम सेठ ने उस पुड़िया को थोड़ा सा फट दिया और कुछ सफ़ेद का महीन चूर्ण उसमें की हथेली में निकालकर उसे नाक के करीब ले जाकर सूंघने लगा। कड़क, बहुत कड़क माल है, ये बताओ कितने में दोगे? 100 ग्राम। सुबह सुबह की बात है सेठ, जितना तुम्हें सही लगे दे दो, उनमें से एक ने कहा। सेठ ने तुरंत गाड़ी के पास जाकर उसमें से 1-2 हज़ार का नोट, गड्डी से 5 नोट निकाले और उनको दे दिए। उन चारों की आंखों में चमक आ गई। माल यहीं दे या कहीं और? सेठ, नहीं, यहाँ नहीं, रुई के कारखाने में आकर देना। उज्जवल और ताराक्षा एक कोने में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। ताराक्ष ने जेब से फोन निकाला और हेरिन का नंबर मिलाया। कुछ ही देर में गाड़ी के अंदर मोबाइल की घंटी बजने लगी। सबकी नज़र गाड़ी की ओर गई। तभी गाड़ी के अगले दरवाजे से सेठ का लड़का हेरिन बाहर आया और उसने यजमान और ताराक्ष से बात की। ताराक्ष आगे बढ़ा और सेठ की गाड़ी तक गया। सेठ के लड़के ने यजमान से बात की और फिर उसे सेठ विक्रम में मिलवाया। सेठ ने विक्रम से पूछा, सेठ कहता है तुम्हारा क्या नाम है लड़के? यजमान कहता है, सेठ तुम यहाँ जॉब क्यों करना चाहते हो? यजमान, सेठ जी मैं अपने पिता की मदद करना चाहता हूँ। सेठ कहता है, अच्छी बात है। यजमान, बताओ महीने का कितना लोगे तुम? यजमान, जितना आपको सही लगे। सेठ कहता है, अगर तुम्हें हेरिन लेकर आया है तो तुम उसे नौकरी को आज से ही शुरू कर लो। मैं तुम्हें महीने के 10,000 दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। यजमान, ठीक है, मैं काम करूँगा। सेठ ने उसके हाथ में अपना कार्ड पकड़ाया और कहा, इस पते पर 10 बजे तक पहुँच जाना। चला जाता है। इस बात को उसने अपने पिता को बताया तो उसके पिता ने उसको समझाया, बड़े लोगों के बहुत से धंधे होते हैं, ये लोग बस गरीबों का शोषण करते हैं। यजमान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस अपनी धुन में खोया हुआ था। उसका मन पहले दिन के काम करने के लिए बहुत अधिक उत्साहित था। वो समय से पहले ही जीन्स और शर्ट पहनकर तैयार हो गया और पैदल पैदल ही रुई के कारखाने की ओर निकल गया। कुछ ही देर में वो एक बहुत बड़े कारखाने के सामने पहुंच गया, जिसमें कई सारे चैम्बर्स थे। पहली मंजिल पर रुई को साफ करने की मशीनें थीं, दूसरी और रुई को सुखाने का काम किया जाता था। एक चैम्बर में रुई को पैक करके रखा जाता था। यजमान इतने बड़े कारखाने में पहली बार आ रहा था। बहुत सारे श्रमिक काम पर लगे हुए थे। निचली मंजिल पर मशीनें के चलने से तेज आवाज़ हो रही थी। सेठ का कार्यालय ऊपरी मंजिल पर था। यजमान सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगा। कुछ देर में वह ऊपर आ गया। जब वह ऊपर आया तो वहाँ उसे एक आलीशान स्क्रीन दिखाई दी, CCTV कैमरे से जुड़ी थी और उस पर रुई फैक्ट्री के घटने वाली सभी घटनाएं रिकॉर्ड हो रही थीं, सिवाय उस कमरे के। बिल्डिंग के चारों तरफ की गतिविधियां और वहां सैनिटर रखी जा सकती थी। यजमान के सामने एक बुजुर्ग सा दिखने वाला आदमी आया, जो देखने में वहीं का कर्मचारी लग रहा था। उसके हाथ में चाबियों का एक बड़ा गुच्छा था। जैसे ही उसने यजमान को देखा तो उसने तुरंत तेज आवाज में कहा, रुको, कहाँ जा रहे हो? यजमान ने कहा, सेठ जी ने मुझे बुलाया है और उन्होंने मुझे इस फैक्ट्री का अकाउंटेंट नियुक्त किया है। कर्मचारी, क्या तुम्हारे पास कोई कार्ड वगैरह
यह कोई अपॉइंटमेंट लेटर है? यजमान ने तेजी से सेठ को दिया हुआ कार्ड निकाल लिया और उस आदमी को थमा दिया। उस आदमी ने उसे अच्छे से उल्टा पुल्टा करके देखा और कहा, अच्छा, हेरिन बाबू ने तुमको यहाँ लगवाया है? ठीक है, रुक जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा चैम्बर दिखा देता हूँ। वहाँ जाकर हिसाब का रिकॉर्ड रखना तुम्हारा काम है। सेठ आएंगे तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। यजमान कहता है, ठीक है। कर्मचारी, चलो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा चैम्बर दिखा देता हूँ। यजमान उसके पीछे पीछे चलने लगा। उस फ्लोर से पीछे की तरफ आकर वो बिल्डिंग की तीसरी मंजिल की तरफ सीढ़ियों से बढ़ने लगे। तीसरी मंजिल में वैसे तो रुई का मुख्य गोदाम था, जो पूरी तरह पैक होकर रखी जाती थी। कुछ लोग कच्चे माल से तैयार रुई को पैक करके रख रहे थे और वहीं पर बाई और एक छोटा कमरा था, जिसका दरवाज़ा उस व्यक्ति ने अपने पास मौजूद चाबियों से खोला। दरवाज़ा खोलते हुए उसने कहा, ये लो, तुम्हारा चैम्बर आ गया। चैम्बर काफ़ी अच्छी स्थिति में था। कमरे के बीचों बीच एक कंप्यूटर था, उसका जुड़ा हुआ प्रिंटर था और हिसाब किताब के लिए चेकबुक और नोटबुक थे। कर्मचारी ने उसे बस बैठने को कहा और खुद बाहर चला गया। यजमान जब वहां बैठा तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। सेठ के कारखाने को भव्यता की कोई इतने करीब से देख रहा था। यजमान मन ही मन ख्याली पुलाव पकाने लगा। अभी उसे वहां बैठे कुछ ही टाइम हुआ था कि एक व्यक्ति उसके पास आया और उसे 4 छोटे छोटे सफ़ेद पैकेट पकड़ाकर चला गया। यजमान ने उसे आवाज़ दी, ओ भाई, ये क्या है? वो आदमी घूमा और कहा, ये सेठ का माल है, सेठ को दे देना। यजमान कहता है, इसका पेमेंट, आदमी बोला, हो चुका है। यह कहकर वो आदमी वापस मुड़कर वहाँ से चला गया। यजमान ने उस पैकेट को देखा तो वह वही पैकेट थे जिसे सेठ ने चाय की टपरी पर खरीदा था। उसने उस सेठ के लिए रख दिए। लगभग 1 घंटा यूं ही बिताने के बाद अचानक वह कर्मचारी आया और उसे बुलाने लगा। यजमान, चलो, सेठ ने तुम्हें बुलाया है। यजमान अपनी जगह से उठा और थैलियों को हाथ में लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरकर सेठ के ऑफिस में गया और उस छोटी थैलियों को सेठ को दे दिया। सेठ ने यजमान से कहा, तुम्हें बस हिसाब किताब का ध्यान रखना है। मजदूरों की सैलरी भी तुमको ही देनी है। कंपनी से जो माल उठाया गया उसका हिसाब और किताब, माल रोज का बच जाता है, उसका हिसाब सब रोज रोज लिख कर रख लेना। सप्ताह के अंत में हिसाब को मिला लेंगे। ये पुड़ियाँ रोज तुम्हें मिलेंगी, तुम मुझे दे देना। बस यही तुम्हारा काम है। यजमान कहता है, ठीक है सेठ, ठीक है, जाओ। यजमान वापस आ गया। यजमान ने अपने काम में व्यस्त रहने लगा। उसने सभी डाटा का नोट करना शुरू कर दिया था। वो काम को काफ़ी तेज़ी से कर रहा था, परंतु बड़ा कारखाना होने के कारण उसे हिसाब किताब करते हुए काफ़ी देर हो जाती थी। शाम को 6 बजे तक वो घर के लिए निकलता था। कुछ देर उसे पैदल चलकर घर जाने में लग जाती थी। उसके पिताजी उसके लिए खाना बनाकर रखते थे। खाना खाकर वो कुछ देर घूमने निकल जाता था। प्रत्येक दिन का उसका यही रूटीन हो गया था। वो सुबह ऑफिस जाता और शाम को देर सवेरे घर जाता। इसी तरह उसका टाइम कटने लगा। धीरे धीरे ऑफिस के लोगों से उसकी जान पहचान होने लगी। सेठ भी उसके काम से काफ़ी खुश था। एक रोज़ जब वह ऑफिस से घर जा रहा था तो हेरिन उसे मिला। हेरिन अपनी गाड़ी से था, इसलिए हेरिन ने उसे छोड़ने की जिद करने लगा। हेरिन के आग्रह पर वो उसके साथ चल दिया। हेरिन के मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी, जो यजमान के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था। तब हेरिन ने उससे कहा, यार, तुम जानते हो उन सफ़ेद पुड़ियों में क्या है? यजमान कहता है, सफ़ेद पुड़ियाँ? अच्छा, वो नहीं, मुझे तो नहीं पता। मैंने कभी उसको जानने की कोशिश भी नहीं की। मैं तो सफ़ेद पुड़ियों का पैकेट सीधे सेठ जी को दे देता हूँ। हेरिन कहता है, तुम कितने भोले हो ना, तुम नहीं जानते जितना माल तुम एक दिन का देते हो वो माल हजारों का है और 1 महीने का माल तो लाखों रुपए का है। यजमान कहता है, तो उससे मुझे क्या? हेरिन कहता है, तुम उन सफ़ेद पुड़ियों में से एक को रख लिया करो। यजमान कहता है, मैं भला उसका क्या करूँगा? हेरिन कहता है, मुझे दे देना, मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दे सकता हूँ। एक थैली पर आधा तुम्हारे आधा मेरा, ये डील कैसी रहेगी? यजमान कहता है, नहीं नहीं, अगर सेठ को पता लगा तो
हेरन कहता है नहीं पता लगेगा, मेरे पिता भी तो उसे आगे एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोग हैं कारखाने में जो ऐसी थैलियों को मेरे पिता तक पहुंचाते हैं। ये एक बहुत बड़ा जाल है, इतने माल से कुछ कम होगा तो क्या हुआ। यजमान कहता है नहीं, मैं सेठ को धोखा नहीं दे सकता हूँ। हेरन कहता है चलो 60 तुम्हारा 40 मेरा, अब तो तुमको फायदा भी हो रहा है, क्या तुम अब भी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहोगे। यजमान कहता है नहीं, 60 क्या 90 भी दोगे तो भी मैं नहीं, मैं सेठ को धोखा नहीं दे सकता। हेरन कहता है तुम्हारी मर्जी, पर मैं तुम्हें बता देता हूँ वो सब ड्रग्स है। ड्रग्स, किसी दिन पुलिस का छापा पड़ेगा तो तुम भी पकड़े जा सकते हो। यजमान कहता है क्या मजाक करते हो यार, कोई भला ड्रग्स क्यों सप्लाई करेगा। हेरन कहता है दौलत पैसा और क्या। यजमान कहता है कि तुम खुद उसको क्यों नहीं रोक सकते। हेरन कहता है रोकने को किसने कहा है, मैं तो खुद बेचना चाहता हूँ। ताकि यजमान ताकि क्या। हेरन ताकि यह सब अपने नाम कर सकूं। यजमान कहता है ये सब तो तुम्हारा ही है ना। हेरन काश ऐसा होता, मेरा एक दूसरा भाई है जो तुम्हारे सेठ को ज़्यादा पसंद है। यजमान ऐसा नहीं होता यार। हेरन सच है, मेरी माँ की मौत मेरे जन्म के समय ही हो गई थी। उसके बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी की और मेरे दूसरे भाई का नाम यश है। यजमान अच्छा, फिर भी मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ यार, चलो चलो अब मेरा घर आ गया है। यजमान के कहने पर हेरन ने गाड़ी को रोक दिया और कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, क्या तुम्हें मेरी डील अच्छी नहीं लगी। यजमान कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको मेरी ये नई कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।